नमस्कार। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके पास तेल और गैस मंत्रालय और साथ में ही इस्पात का मंत्रालय भी है। उनसे बात करेंगे। नमस्कार। उनसे बात करेंगे कि आखिर कोरोना का ये जो काल चल रहा है उसमें उनके मंत्रालय पर किस तरह का असर आया। हम ये भी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो दूसरा कार्यकाल है उसमें उनका 1 साल पूरा हो रहा है, तो उस बारे में भी थोड़ा बात करेंगे कि उनके मंत्रालय से जुड़ी किस तरह की जो फैसले हैं वो किए गए हैं इस 1 साल में, और वो क्या मानते हैं कि क्या बेहतर फैसले उनके मंत्रालय ने किए हैं। धर्मेंद्र जी, तो पहला सवाल यही हो गया कि 1 साल पूरा होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो आप अपने अगर मंत्रालय को देखें तो हाइलाइट्स यानी खास चीज़ें इस 1 साल में क्या रही हैं? देखिए राहुल जी, अभी हम लोग सब एक अस्वाभाविक परिस्थिति में समय बिता रहे हैं। पिछले 1 साल के अंदर अनेकों घटना दुनिया में हुए हैं, हमारे देश में भी हुए हैं। लेकिन इस सारे के ऊपर पिछले 3 महीने में जो घटना चक्र में हम लोग चल रहे हैं, दुनिया में कोरोना की बात आई है। दुनिया में कोरोना के साथ-साथ हमारे देश में मार्च महीने से हम लोग उसकी चक्रव्यूह में हम लोग फँसे हुए हैं और बड़े साहस के साथ देश उसको सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री जी की हर एक बातों को देश भरोसा करके एक-एक कदम आगे बढ़ रहा है। और इस बारे में अगर थोड़ा हम पिछले 2 ढाई महीने के अनुभव को एक समीक्षा करें, तो उसमें से कई सारे सुखद अनुभव आए हैं, कई सारे आत्मविश्वास वाले विषय आए हैं, कई सारे चुनौती सामने ध्यान में आ रहा है। अगर मैं हमारी विभाग की चुनौतियों के बारे में से ही चर्चा करना शुरू करूं, विश्व भर में एक गजब सा मंदी ध्यान में आ रही है। उसकी प्रभाव भारत में भी आ रही है। सरकारों की आमदनी घटी है। सरकारों की राजस्व में काफी सारे कटौती हुई है। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आमदनी, उससे राजस्व भारत सरकार की हो या राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ा भूमिका हम लोग निभाते हैं। लेकिन आज अप्रैल महीने की अगर हम तुलना करें 2019 अप्रैल और 2020 अप्रैल में, तो हमें ध्यान में आता है 70% डिमांड अप्रैल महीने में चली गई। मई महीने में थोड़ा डिमांड वापसी होना शुरू हुई है। लोग अपने घरों में हैं, लोग अपने-अपने जान की चिंता में हैं। लेकिन अच्छी बात ये है, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अगर हम भारत की तुलना करें, दुनिया की बड़े-बड़े अर्थनीति जो विज्ञान में इनोवेशन में अर्थनीति में इस जो विश्व की ताकत कहा जाते हैं, ऐसे सारे देशों को भारत के साथ तुलना करने में भारत की कोरोना संबंधित विषयों को काफी अच्छे स्थिति में हम लोग दिख रहे हैं। प्रभावित लोगों की संख्या देखिए, उसमें ठीक होने वाले संख्याओं की रेशियो देखिए, भारत काफी अच्छी स्थिति में है। भारत में मृतकों की संख्या तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक फैक्ट है, दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत की मृत्यु दर बहुत ही कम है। ये सारे में प्रमाणित करती है, ये लॉकडाउन भारत की लोगों की नेतृत्व में, प्रधानमंत्री की नेतृत्व में, राज्य सरकारों के नेतृत्व में सफलता के साथ पूरा की जा रही है। और इसी में से अगर सरकार की एक साल की कार्यकाल को हम लोग समीक्षा करें, 2014 में हमको एक मैंडेट मिली थी, 2019 में हमको उस मैंडेट का पुनः भरोसा हमारे ऊपर जताई गई, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा जताई गई, उनकी की हुई कामों को भरोसा जताया गया और तेजी से जो सारे काम शुरू किए गए थे, एक कंटिन्यूड प्लान के नाते भारत को एक आर्थिक महाशक्ति, एक भारत को दुनिया में बड़ी ताकत बनाने के लिए $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रख के हम लोगों ने शुरू किया था। लेकिन ये एक टेम्पररी कुछ हर्डल्स आए हैं। लेकिन अभी जो वातावरण आत्मनिर्भर भारत की एक जन आंदोलन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक जन सहभागिता से एक राष्ट्र की
पुनर्निर्माण के हम लोग कामों में जुटे हैं। देश उसमें से सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इस प्रकार की एक मिली-जुली अनुभव से पिछले 1 साल बीता है। प्रधानमंत्री का जो आत्मनिर्भरता का जो आह्वान है उस पे हम आएंगे, लेकिन क्योंकि कोरोना से आपने पूरी बात शुरू की है तो उसी पर पहले आते हैं। ये भी कहा जा रहा है, ये विपक्ष कई बार आरोप भी लगाता है कि जो कोरोना काल में एक चीज और हुई आपके मंत्रालय के संदर्भ में कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तेल की कीमतें बेहद तेजी से गिरी। उसका कारण जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस थे उनके बीच की जो टसल थी वो भी थी। अब ऐसे में जब ये तेजी से कीमतें गिरी तो भी भारत में ये कीमतें जो लोग हैं उनको पास ऑन नहीं की गई। क्या आप सोचते हैं ऐसा क्यों किया गया और इसका क्या कारण रहा? देखिए, इसके लिए 2 सिंपल कारण हैं। एक, जब डिमांड ही नहीं रहा, उसकी मूल्य क्या है उसकी कोई बहुत विषय नहीं बनती है। लेकिन जब मार्च के मध्य में हमें ध्यान में आई थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की दाम घट रहा है और दुनिया में कोरोना के कारण, और कोरोना की काट क्या है, कोरोना की समाधान क्या है, कोरोना की समाधान लॉकडाउन में है। लॉकडाउन की तुरंत नतीजा है अर्थनैतिक हानि होगा। पहले दिन से प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने जो बात रखी उसकी एक अर्थनैतिक मूल्य है, इकोनॉमिक कॉस्ट है। लेकिन लोगों को बचाना पड़ेगा, जान है तो जहान है। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आने वाले दिनों में सरकार की स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ेगी, सरकार की अर्थनीति को गति देने के लिए व्यय करना पड़ेगा सरकार को, राज्य सरकारों को मदद करना पड़ेगा, कल्याणकारी योजनाओं के साथ विकास के काम को भी चलाना पड़ेगा। इसलिए संसाधन की आवश्यकता होगी। कोई भी घर में जब कोई दिक्कत होती है, कोई आपदा आती है, घर की माँ अपने बचे हुए पैसे को संभाल के खर्चा करती है। पिताजी अपने बजट को रिविजिट करते हैं। ये एक परिवार की योजना बनती है इसे। ऐसे ही हमारे देश में संसाधनों को बचा के लोगों के कल्याण पे खर्चा करना हम लोगों ने एक नीति बनाई है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस नीति को हम लोग चला रहे हैं। ये भी माना जाता है कि अप्रैल के महीने में जो ऑयल कंपनियों ने खरीद की उसके कारण जो सरकार है उसे 25,000 करोड़ का फायदा हुआ। अब सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये जो 25,000 करोड़ का फायदा हुआ, क्योंकि कोरोना के काल में जो जैसे सरकार की आमदनी घटी वैसे ही लोगों की आमदनी भी घटी। तो ऐसा क्यों फैसला सोचा गया कि ये जो फायदा है ये सीधा लोगों को ना पहुंचाया जाए बल्कि इसको बाद में बाकी लोगों के भलाई के काम में लगाया जाए? आपने सही तथ्य रखा है राहुल जी। अगर हम जनवरी की ऑयल प्राइस के साथ अप्रैल की जो हम लोगों को मौका मिला तेल खरीदने का, उसकी ऑयल प्राइस के साथ तुलना करें, जितना तेल हम लोगों ने खरीदा, संचय किया, तेल को भी भंडारण किया, उसमें सरकार को 25,000 करोड़ रुपया की फायदा हुआ। पहले भारत के पास जो स्टोरेज फैसिलिटी खाली थे, आज भारत की स्ट्रैटेजिक स्टोरेज में 5.33 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल हम लोगों ने भर दिया है। ये आधा खाली था, आधा उसको भी हमने इस लो ऑयल प्राइस में हमने उसको भर दिया है। 9 मिलियन मेट्रिक टन की तेल को हम लोगों ने खरीद के समुद्र में जहाज को लॉन्ग टर्म किराए में लेकर उसको स्टोरेज में परिवर्तित करके उसको भी लो ऑयल प्राइस में हमने उसकी मौके को कैप्चर किया है। हम लोगों के वहां जितने सारे रिफाइनरी है, जितने सारे और अन्य प्रकार की स्टोरेज है, क्रूड ऑयल की हो या प्रोडक्ट की हो, इस सारे को अगर हम लोग भर दिए तो उसमें से 25 मिलियन मेट्रिक टन ऑयल रहती है। कुल मिला के 38 से 40 मिलियन मेट्रिक टन की तेल को हमने भरा है। अप्रैल की लो ऑयल प्राइस की दामों में भरा है, जिसके कारण सरकार को इतनी फायदा हुई। फायदा क्या कहूं मैं, बचत हुई है। सरकार की फॉरेन एक्सचेंज की अपना नकदी खर्चा बचती है तो देश की अर्थनीति को फायदा होती है। हमने इसकी मौके का फायदा लिया है। लेकिन फिर मैं कहूं कि पहले किसकी चिंता करना। 1,70,000 करोड़ की गरीब कल्याण पैकेज सरकार ने पहुंचाया है। आबादी की बड़ी हिस्से को खाद्यान्न मुफ्त में पहुंचाना, दाल मुफ्त में पहुंचाना, महिलाओं की बैंक खाते में 1,500 रुपया नकदी पहुंचाना, जितने सारे पेंशन होल्डर है, भत्ताधारी है, उनको 1,000 रुपया की एक्सग्रेशिया देना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की सारे लाभार्थियों को 3 महीने तक
फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, श्रमिकों को अपने पैसा देना, किसान कल्याण योजना में, किसान सम्मान योजना में हम लोगों ने 2-2 हजार रुपया लगभग 9-10 करोड़ किसानों को पहुंचाया। ये सारे में पैसा किसको पहले पहुंचाना, बचत करके कोई तिजोरी नहीं भरा गया है, गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक विनम्र कोशिश किया गया है। फिर भी अनेक चुनौती बाकी है। अभी मैंने फिर कहा कि कष्ट के समय में एक एक पैसे के खर्चे को फूक फूक के करना पड़ता है। सरकार पहले जरूरतमंदों की चिंता को पहले ध्यान दिया है। ये भी देखने में आया कि सरकार ने जिस तरह से ये जो काम कम हो रहे थे दाम पेट्रोलियम और तेल के, इसके देखते हुए अपना भंडारण को, जैसे आपने भी बताया, अपने भंडारण को पूरी तरह से भरा है। और जैसे आपने कहा कि कुछ जो जहाज हैं वहां पर भी उसका भंडारण किया गया है। लेकिन एक बात शायद और भी आपके मंत्रालय ने की है कि वो ऐसी जगहों की सर्च कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो या बाकी जगहों पे हो, जहां पर मिडिल ईस्ट में हो, जहां पे और भंडारण किया जा सकता है। इस बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, अभी भी प्राइस थोड़ा नमी की स्थिति में है। उस सारे स्थिति की फायदा लेने के लिए हम लोग अभी दुनिया की और कहाँ हम सस्ते दामों में तेल को खरीद सकते हैं और उसको उस देश में, हमारी देश की भंडारण पूरा हो गई है, ये फुल हो गया है। जहां भंडारण हमको किराए पे भी मिलेगा, ऐसे जगह पे हमको एक न्यू बिजनेस प्लान में हम अमेरिका में भी भंडारण ढूंढ रहे हैं। अमेरिका की सेल ऑयल की कारोबार फिर चलना शुरू हो गया है। ऐसे सारे एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में भी, बाजार में भी हम लोगों की इस मांग को कैसे हम लोग सुरक्षित कर पाए, उसकी भी हम लोग योजना बना रहे हैं। एक चीज और सुनने में आई थी कि भारत ने अपना जो सोर्स ऑफ ऑयल है उसे भी डाइवर्सिफाई किया, यानी और नए सोर्सेस से जो ऑयल और गैस है उसे लेने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं। ऐसे कौन से नए इलाके हैं जहां पर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से ऑयल और गैस को सोर्स किया जाए, ताकि एक जगह पर या एक दो जगहों पर हमारा जो निर्भरता है ऑयल लेने की या गैस लेने की, वो ना रहे? देखिए, आज हमारी भारत दुनिया की तीसरी नंबर की ऊर्जा खपतकारी देश बन चुका है। थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर दुनिया में बन चुका है। उसी की तहत हम लोगों ने ये तय किया है, भारत की ऊर्जा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने उत्पादन बढ़ानी पड़ेगी। अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशन को यूज करते हुए प्रधानमंत्री जी की वैश्विक नेतृत्व को फायदा लेते हुए अमेरिका से लेके, पहली बार भारत ने अमेरिका जैसे देशों से तेल लाया। पहले एलएनजी हम लोग सिर्फ कतार से लाते थे। हम लोगों ने अमेरिका से एलएनजी लाया, रशिया से एलएनजी लाया, ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी लाया। क्रूड ऑयल दुनिया की कोई तेल उत्पादनकारी देश नहीं है, एक दो को छोड़ के, जहां से हम तेल नहीं लेते हैं। हमारी अच्छे संबंध हैं, हमारी अच्छे संपर्क हैं। आज हमको तो खाड़ी की देशों से पहले हमको प्रीमियम में तेल खरीदना पड़ता था, ज्यादा मूल्य देके तेल खरीदना पड़ता था। आज हमारी संपर्क के कारण, भारत की बाजार की ताकत के कारण, प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता के कारण, अच्छे नीतियों के कारण भारत को आज कंसेशन रेट में तेल मिलना शुरू हुआ है। इसीलिए भारत कोई भी इलाके के प्रति निर्भर नहीं रहेगा। हमारी सोर्स मल्टीपल रहेगा। दुनिया की जो देश हमको अच्छे शर्तों में तेल देगा, हम वहीं से तेल और गैस लेंगे। यह हमारी नीति है। एक अब आत्मनिर्भरता की बात आई है जिसका आह्वान प्रधानमंत्री ने खुद किया है। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो मुझे 2015 में प्रधानमंत्री जब ऊर्जा संगम सम्मेलन में थे, उनकी बात याद आती है कि उन्होंने ये कहा था कि 2022 तक हम 10% जो हमारी निर्भरता है आयात पर ऑयल की, उसको कम करेंगे। 10% कम करने की बात थी। अगर हम उसी दौरान जो हमारे पिछले 1 साल में एफर्ट किए गए हैं, अगर हम उसे देखें ऑयल एक्सप्लोरेशन के या निकालने के, तो ऐसा लगता है कि 18 सालों में सबसे कम एक्सप्लोरेशन हुआ है, सबसे कम ऑयल हम निकाल पाए हैं। ऐसे में ये जो लक्ष्य बना है, इसे कैसे पूरा किया जाएगा? देखिए, भारत की जो तेल कुएं सब थे, पिछले हम लोगों की सरकार में आने की पहले लगभग उसकी 10 साल तक
नए तेल खदान किसी को देने की एक प्रकार से स्थिरता आ चुकी थी, क्योंकि जो नीति से जो नेशनल एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी NELP बना था, वो एक प्रकार से उसके कई सवाल, कई बाधक बन चुकी थी और कई सालों से तेल की नीलामी एक प्रकार से बंद हो गई थी। हम लोग आने के बाद तेल की उत्तोलन की नीति में, एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट की नीति में, हम प्रोडक्शन की नीति में हमने कई प्रकार की सुधार लाया और तेल की खनिज कुएं में निवेश, एक्सप्लोरेशन से उत्पादन तक इसकी 4-5 साल, 7 साल की एक समय की अवधि होती है। नए नीति लाने में 1-2 साल लगा। 16-17 तक हमारी कई सुधार सामने आ गया और उसके बाद हम लोगों ने जब OLAP प्लस लेके, पहले हम लोग राजस्व आधारित उत्पादन नीति बनाते थे, अभी हम उत्पादन आधारित नया नीति बनाए हैं। प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन हम लोगों की पॉलिसी हुआ, ना कि रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। इसीलिए ये नीति को नया लाना और उसमें से जिसे 5-7 साल की थोड़ा समय लगे, उसमें से इसी साल से हमारी जो नई नीति के कारण इसी साल से इन दिनों में दुनिया ने तेल की बदले गैस की उत्तोलन और कंजम्पशन पे ज्यादा जोर दिया, गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे जोर दिया। इसी साल से 2020 अगर कोरोना ना होता, अप्रैल मई तक हमारी एक सब्सटेंशियल गैस उत्पादन बढ़ जाता मेरे में। लेकिन इस सारे कोरोना वगैरह के बावजूद मैं विश्वास रखता हूं, हमारी उत्पादनकारी कंपनियां अच्छे नीति के कारण 2020 में से भी गैस में एक अच्छी खासी बढ़त लाएंगे। तेल की एक स्वभाव है, तेल उत्तोलन घटते जाता है, उसी को रिप्लेस करते रहना और बढ़ाते रहना, ये दोहरा चुनौती हमारे सामने रहता है। हमने लगभग एक, आप की बात सही है, थोड़ा बहुत तेल की उत्पादन में कटौती आई है, लेकिन हमारी चैलेंज आज के दिनों में यह है, हम गैस पे ज्यादा जोर देंगे और तेल के बारे में हम लोग कम से कम ना घटे इसी की चिंता करेंगे। और भी हमारी नीति सुधार की कई सारे उपक्रम हम लोग अभी भी लाने की योजना में है, जिसके कारण देश की तेल उत्पादन में कोई कटौती ना आए, उसकी हम चिंता कर रहे हैं। दूसरी ओर देश में वैकल्पिक ईंधन आए, बायोफ्यूल, एथेनॉल हो, बायोडीजल हो, बायोगैस हो, दूसरे मंत्रालय की सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो। दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। भारत दुनिया में अल्टरनेटिव एनर्जी की एक बहुत बड़ा लैबोरेटरी बन चुका है, प्रोडक्शन पॉइंट बन चुका है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी में, हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंसी में यह एक बहुत बड़ा पहल है। अगर हम बात करें सीधा जिससे जुड़ा हुआ है ऑयल और ऑयल का पूरा बाजार, डीजल और पेट्रोल का, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पिछले कुछ समय में तेजी से बदलाव होता है। ऐसा लग रहा है कि वहां पर जो जोर है वो ई व्हीकल्स पर आ गया है, और ई व्हीकल्स का ये जोर सिर्फ भारत में ही नहीं है, विश्व भर में है। ऐसे में क्योंकि ई व्हीकल्स की ओर ध्यान है, ऐसे में आपको क्या लगता है ऑयल और गैस का जो सेक्टर है उस पर इसके क्या प्रभाव आएंगे अगले कुछ सालों में? देखिए, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में दुनिया में जो नई गाड़ियां बनेंगी उसमें से दोनों प्रकार की गाड़ियां बनेंगी। भारत में हम लोगों ने BS6 स्टैंडर्ड की पेट्रोल और डीजल ले आए हैं। ये दुनिया की एक बेहतरीन ईंधनों में एक है, स्वच्छ ईंधन में एक है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में सौर ऊर्जा की, सोलर एनर्जी की उपलब्धता हम लोगों ने बनाना शुरू किया है, इसको एक मोबिलिटी में कैसे ले आए, इसको अगर हम ले आने में सफल होते हैं, हमारे ई व्हीकल की नेटवर्क बढ़ेगा। मैं ऐसे दिखता हूं कि आने वाले दिनों में लंबे समय तक जब मैं कह रहा हूं, आने वाले 20-30 साल तक मैं देख पाता हूं, जितना सारे विशेषज्ञों को मैंने मिला, जितने सारे विश्व की अन्य अर्थनीतियों की डेवलपमेंट को देखा, भारत में आईसी इंजन चलते रहेगा। जो इंक्रीमेंटल गाड़ियां आएगी, विशेष करके 2 व्हीलर में, 3 व्हीलर में, ये 2 सेगमेंट में, और बड़े ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल में ई व्हीकल भी थोड़ा जुड़ते जाएंगे। लेकिन दोनों प्रकार की गाड़ियां रहेगा, ई व्हीकल भी रहेगा, आईसी इंजन वाले रहेंगे, और आईसी इंजन में भी बायोफ्यूल से बहुत बड़ा एक बड़ा भूमिका निभाएगा। बायो सीएनजी भी बहुत बड़ा
एक भूमिका निभाएगा। ईंधन स्वच्छ होते जाएगा, ईंधन, लेकिन सारे प्रकार के ईंधन हमको लगेगा। जो अबू धाबी में 2019 में एक सम्मेलन हुआ था ऊर्जा संबंधित, तो उसमें आपने जो विश्व की ऑयल कंपनीज हैं उनको आह्वान किया था कि वो भारत की कंपनियों में जो पीएसयूज हैं ऑयल के, उसमें इन्वेस्ट करें। और ये मुद्दा जो है सीधा कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट से भी जुड़ता है। तो दोनों पे ही मेरा सवाल रहेगा। एक तो जो आपने आह्वान किया था इंटरनेशनल कंपनीज का, उसमें क्या प्रगति हुई है, और दूसरा जहां तक डिसइन्वेस्टमेंट का सवाल है ऑयल पीएसयूज के, उसमें क्या आगे होने जा रहा है? देखिए, ये दो अलग प्रसंग हैं। जहां तक रहा कि भारत में ग्लोबल प्लेयर्स आए, अभी भी भारत में बीपी, शेल, टोटल, रोजनेफ्ट, इस प्रकार की दुनिया की बड़े ऑयल मेजर्स आ चुके हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी हजारों करोड़ रुपया की निवेश आ चुका है। कुछ भारत वंशोद्भव की एमएनसी है, जैसे वेदांत रिसोर्स, ऑयल की इंडस्ट्री में एक बड़े बड़े पैर जमाया हुआ है। आज हमारी डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन की एक लगभग 25-30% ऑयल प्रोडक्शन वेदांत रिसोर्स उत्पादन कर रहा है। उसके अलावा, जैसे आपने खाड़ी की देशों के बारे में बात कहा है, खाड़ी की देशों की दो बड़े कंपनियां, सऊदी अरबिया के उत्पादनकारी कंपनियां आरामको और यूएई की उत्पादनकारी कंपनी एडनॉक, ये दोनों कंपनियों से भारत चुक्तिबद्ध है। हम लोग भारत में एक बहुत बड़ा रिफाइनरी बनाने की योजना बनाई है, पश्चिम की तट पे, वेस्ट कोस्ट पे, रत्नगिरी रिफाइनरी के नाम पे उसकी हमने काम शुरू किया है। हमारी उम्मीद है कि ये थोड़ा अर्थनैतिक विषय ऑयल की दुनिया में थोड़ा जब ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप में वो दोनों निवेश भी, क्योंकि मूल विषय है राहुल जी, उत्पादनकारी देश भी आज ये बाजार ढूंढ रहे हैं, उनकी उत्पादन को कैसे वो सुरक्षित कर पाए। सुरक्षित करने के लिए उनको निरंतर और निर्भर योग्य बाजार चाहिए। आज दुनिया में भारत से और कोई बाजार दूसरा नहीं है, ये सबको मालूम है। बाकी रहा पूंजी विनिवेश की, डिसइन्वेस्टमेंट की, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि भारत में और कंपनियों को ले आना, मार्केटिंग पे ले आना, उत्पादन में ले आना, रिफाइनरी इंडस्ट्री पे ले आना, यह भारत की ग्राहकों की हक में जाएगा, पक्ष में जाएगा। एक समय था दुनिया हमको ऊर्जा देने में कुंठित होती थी, लेकिन आज हमारी बाजार की कैपेसिटी के कारण दुनिया हमारे साथ ऊर्जा के क्षेत्र में व्यवसाय बढ़ाने के लिए आग्रही है। इसके फायदा हमको लेना चाहिए। उसके कारण जब कंपटीशन आएगी, नया टेक्नोलॉजी आएगा, नया कैपिटल आएगा, भारत में दो तीन चीज की फायदा होगा। नया रोजगार सृजन होंगे, रेवेन्यू एश्योरेंस बढ़ेगी, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगी, और ये कंपटीशन के कारण टेलीफोन, एक समय में हम लोग मोबाइल टेलीफोन को एक मिनट को हमको 15 से 20 रुपया खर्चा करना पड़ता था। आज राहुल जी फ्री टॉकिंग टाइम की बात हो रही है। हमें कोई ऊर्जा मुफ्त में नहीं देने वाला है, लेकिन इसकी कंपटीशन बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, ग्राहकों को उसकी फायदा होगी, देश की अर्थनीति को फायदा होगी, देश की रोजगार में और मौका मिलेगा। इसीलिए सरकार की, ना केवल ऑयल सेक्टर, सरकार की एक स्पष्ट नीति हम लोगों की है, सरकारों को व्यवसाय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए धीरे धीरे हमारी जो जो क्षेत्र में निजी निवेश, सरकारी निवेश के साथ साथ सफलता के साथ चल सकता है, उसको चलाने का हम लोगों ने नीतिगत फैसला किया है। इसीलिए हम लोग कमिटेड है, भारत में ज्यादा पूंजी लगे, उसके लिए सारे सुधार हम लोग करेंगे। एक बड़ा प्रोजेक्ट है नेशनल गैस ग्रिड का, इस संदर्भ में क्या आगे काम हो रहा है? देखिए, हमारी देश में गैस आधारित अर्थनीति बनाने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी पहल माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने गुजरात को एक गैस बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। आज विश्व की एनर्जी बास्केट में गैस 23 से 24% हिस्सादारी रखता है। गुजरात के एनर्जी बास्केट में वो एवरेज 26% है, 2% ज्यादा है ग्लोबल एवरेज से गुजरात में। भारत के जबकि ये 6-7% ग्लोबल इंडियन एवरेज है। इसको कम से कम हमको आने वाले दिनों में 15% तक ले जाना होगा। उसके लिए देश की उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। दुनिया में जो लो प्राइस्ड एलएनजी मिल रहा है, उसको भारत ले आना पड़ेगा।
उसके लिए भारत की एलएनजी टर्मिनलों की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। पहले मोदी जी आने के पहले भारत में 17-18 मिलियन मेट्रिक टन की एलएनजी टर्मिनल की कैपेसिटी थी। अब वो बढ़ के 25-26 मिलियन मेट्रिक टन तक जा पहुंचा है और 50 मिलियन मेट्रिक टन तक जाए उसकी योजना बनाया जा रहा है। ये गैस घर देश में उत्पादन हो या बाहर से आए, जाने के लिए इसके लिए पाइपलाइन चाहिए। पहले पश्चिम भारत में और कुछ दक्षिण भारत की कुछ इलाकों में गैस की पाइपलाइन होती थी। दिल्ली तक पाइप आई थी, लखनऊ तक पाइप गई थी। समूचा पूर्व भारत में पाइपलाइन नहीं थी। उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से में नहीं थी, बिहार में नहीं थी, बंगाल में नहीं थी, झारखंड, उड़ीसा, ऐसे सारे इलाका में नहीं थी। थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट के इलाका में, त्रिपुरा में और आसाम में गैस होती थी। आज हम लोगों ने योजना बनाई है, पश्चिम भारत जैसे पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के तहत एक महत्वाकांक्षी पाइपलाइन उत्तर प्रदेश से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, बंगाल की खाड़ी तक उसको पहुंचाया जाएगा। मध्य भारत होते हुए मुंबई की धाबोल से, मुंबई से एक उड़ीसा की तटीय इलाका तक एक मध्य भारत में एक लंबी पाइपलाइन को डालने का फैसला कर लिया गया है। दक्षिण भारत में 2-3 महत्वपूर्ण पाइपलाइन पूरा होने की कगार पे है। उसके अलावा पहले हम लोग जब आए, देश की 80-90 जिलों में पाइप गैस की नेटवर्क होती थी शहरों में विशेष करके, और घर में एलपी सीएनजी पीएनजी जाने के लिए, और गाड़ियों को दिल्ली में जैसे सीएनजी गाड़ी चलती है ऐसे गाड़ियों के लिए। आज हम लोगों ने 400 जिले में उसके काम शुरू किया है। आबादी की, भारत की 70% आबादी को, 70% पॉपुलेशन को गैस उपलब्ध हो, घर में गैस उपलब्ध हो, गाड़ियों के लिए गैस उपलब्ध हो, जो सस्ता है, जो स्वच्छ है, इसकी एक अर्थनीति, एक रणनीति बनाई गई है। तो कुल मिला के उत्पादन, ढांचा और वितरण की व्यवस्था, ये सारे में लाखों करोड़ों रुपया की खर्चा किया जा रहा है। निजी निवेश को लाया जा रहा है, नया उद्यमी बन रहे हैं और नागरिकों को एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी की शासन उपलब्ध कराने वाला है। एक जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर बात होती है बार बार, एक तो इस पर सरकार किस तरह से आगे बढ़ रही है, वहीं पर एक और बात आई थी कि जो 12 2G बायो रिफाइनरीज जो हैं वो उसमें पीएसयूज ने निवेश करने की बात कही थी, उस पर किस तरह से आगे बात बढ़ रही है? कि अभी तक हमारी देश में एथेनॉल गन्ने की जो मोलासेस होती थी उसी से एथेनॉल बनती थी। और फिर मैं कहूँ, हम लोग जब आए अटल जी की शासन व्यवस्था के समय में ये तय किया गया था कि एथेनॉल को 10% पेट्रोल में मिलाया जाए। लेकिन बाद में सरकार जब अटल जी की चली गई, लोगों ने उसके ऊपर आग्रह छोड़ दिया। किसानों के बारे में उनकी जो चिंता था वो उस जगह पे रह गई। फिर हम लोग जब आए, फिर एथेनॉल की उत्पादन कैसे बढ़े, उसको कैसे उचित मूल्य मिले, जिसके फायदा गन्ना के किसानों को मिले, उनकी बैंक खाता में सीधा पैसा जाए, इसे सारे नई योजना बनाई गई। उसके कारण आज एवरेज जो 1% एथेनॉल ब्लेंड हो पाती थी पेट्रोल में, आजकल वो बढ़ के 6% हो चुका है। उतना में नहीं, उसको और एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़े, शुगर से बने, अन्य रिजेक्टेड फूड कमोडिटी से बने, वेजिटेबल से बने, ये सारे नीति पहले नहीं था, अभी नीति बनाई दिया गया है। धीरे धीरे उसमें से भी निवेश बढ़ने वाला है। एथेनॉल ऐसे सारे कमोडिटी से भी आएगा, एथेनॉल की प्रोक्योरमेंट बढ़ेगी, उसकी मूल्य व्यवस्था भी उचित तरीके से कर लिया गया है। उतने में नहीं अटक के पराली जैसे चीजों से, पराली यहाँ प्रदूषित करती है, खराब करती है एटमॉस्फेयर को। एनसीआर में एक बड़ा चिंता हो जाती है, विंटर्स में हार्वेस्ट के बाद उसको जलाए दिया जाता है। पराली जैसे कमोडिटी को भी यूज करके कैसे सेकेंड जनरेशनल एथेनॉल बनाया जाए, उसकी 10 से 12 प्लांट देश की विभिन्न हिस्सा में बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। ये 2-4 साल में वो भी बन के तैयार हो जाएगा। ना केवल पराली, अन्य बायोमास से भी एथेनॉल बनाने के लिए हमने योजना बनाई है। ये सब के कारण 2-3 चीज की फायदा होगा। पर्यावरण को बहुत बड़ा सहूलियत होगी, किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। जो आज बिना मूल्य को जला देते हैं, उसको खराब कर देते हैं, उसी से उनको थोड़ा मूल्य भी मिलेगा और भारत अपना ऊर्जा स्वतंत्रता की रास्ता में एक कदम आगे बढ़ेगी।
इसके बाद मैं थोड़ा कोरोना संक्रमण पे आऊँगा और उस पे थोड़ी-सी बात करेंगे। आप उड़ीसा से आते हैं, एक उड़ीसा में बहुत सारे जो श्रमिक हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, वो वहाँ से विभिन्न राज्यों में काम करते हैं। सवाल मेरा ये है कि विपक्ष की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है जो कोविड का पूरा मामला हुआ उसमें कि सरकार को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि श्रमिक जो हैं, वो अचानक जो हैं अपनी जहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ से चलना शुरू कर देंगे अपने गृह राज्यों की तरफ या अपने गंतव्य स्थानों की तरफ जहाँ वो उनका परिवार या घर रहते हैं। क्योंकि आप उड़ीसा से भी संबंध रखते हैं और ऐसे में उड़ीसा में बहुत सारे ऐसे प्रवासी श्रमिक हैं। तो आप क्या मानते हैं कि क्या सरकार को इस बात का अंदाज़ा नहीं था जिसके बाद इतनी सारी मुश्किलें हुई, जिसमें जो अरेंजमेंट करना पड़ा श्रमिकों को ले जाने के लिए, तो ये किस कारण से हुआ? नहीं राहुल जी, ऐसा नहीं है। ये हम लोगों को लॉकडाउन होते ही ध्यान में था कि भारत की जिस प्रकार की कामों की व्यवस्था है, जिस प्रकार की श्रमिक विशेष करके पूर्वी भारत से जाके पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों में, विभिन्न बड़े-बड़े शहरों में काम करते हैं, निश्चित रूप में उनके मन में कुछ प्रश्न आएगा। ये डे वन से हम लोगों को ध्यान था और उस हिसाब से पिछले 2 महीने में और आज तक लोग तो अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि एक बहुत बड़ा वर्ग अभी भी जहां काम कर रहा था वही है। वो कैसे है? अगर उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहा है तो रहें कैसे? ये 2 महीना रहें कैसे? मैं सभी राज्यों को आभार प्रकट करता हूं, वो गुजरात हो, वो महाराष्ट्र हो, केरला हो, कर्नाटका हो, आंध्र हो या दिल्ली हो या पंजाब हो या हरियाणा जैसे राज्यों, सभी ने जहां कामकाजी लोग रहे, जिसी भी प्रांत का भी रहे, उनकी व्यक्तिगत रूप में सभी मुख्यमंत्रियों ने ध्यान दिया। गृह मंत्री जी स्वयं ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खुद ही बात की कई विषयों में, हम ही लोग ने बात किया। लॉकडाउन को मानना था, इसीलिए सभी ने इन लोगों की सेवा किया। जब लॉकडाउन धीरे-धीरे खुलना शुरू किया, एक शर्त से खुलना शुरू किया, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई, कुछ लोग काम पे लगना भी शुरू किए। लेकिन भारत जैसे एक भावनात्मक देश है, सभी के मन में आया अगर हमको एक बार काम दोबारा फिर शुरू करने के पहले या यहाँ आगे रहने के पहले एक बार हमको परिवार के साथ मिलना ही पड़ेगा। एक मनोवैज्ञानिक कारण से, एक सामाजिक कारण से एक बार मजदूर फिर अपने घर की ओर बढ़ना शुरू किया। भारत सरकार ने बड़े संवेदनशीलता के साथ उनकी जिम्मेवारी लिया है, ट्रेन उपलब्ध करवा रहा है। आज 40 लाख से ज्यादा लोग ट्रेन पे सवार होकर अपने घर तक पहुंचे हैं। अनेकों श्रमिक बस में भी जा चुके हैं। पहले-पहले कुछ ओहो-पोहो के कारण कुछ जगह पे लोग चलना भी शुरू कर दिए। अभी धीरे-धीरे वो सारे ट्रेन पे चढ़ चुके हैं और जहां-जहां पहुंचे हैं, उन राज्य सरकारों ने भी, एक आधा राज्य सरकार को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सभी राज्य सरकारों ने वहां पहुंचे हुए प्रवासी लोगों की बड़ा ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी चिंता कर रहे हैं। मैं मानता हूं ये कोई एक अर्थनैतिक विषय नहीं है। भारत में काफी सारे लोग काम के लिए अपने घर छोड़ना पड़ता है उनको, वो राज्य के अंदर रहे या राज्य के बाहर जाए या बाहर देश के बाहर जाए, लेकिन ये सब भारतीय लोग हैं, सब हमारी लोग हैं, हमारी आत्मीय कुटुंब है। उनको जिम्मेवारी लेना, जत्न लेना भारत सरकार की तो जिम्मेवारी है ही, राज्य सरकार भी जिम्मेवारी लेके काम कर रहे हैं। मैं उसको बड़े संवेदनशीलता के साथ संभालने की सभी को धन्यवाद देता हूं संभालने के लिए, और संभालते भी रहेंगे। इस्पात मंत्रालय से जुड़े कुछ सवाल हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक तो कोविड-19 के दौर में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जो एक्टिविटी है वो बंद हो गई थी। साथ ही हम देखें तो जो फोर व्हीलर बनना या फिर गाड़ियाँ बनना या टू व्हीलर बनना ये सब कुछ बंद हो गया था जिसमें स्टील का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ऐसे में जब थोड़ा-सा असर जब खुलेगी अर्थव्यवस्था तब भी ये माना जा रहा है कि विश्व में अर्थव्यवस्था में काफ़ी दिक्कतें आएँगी। तो ऐसे उसमें आपको लगता है कि जो इस्पात का पूरा उद्योग है, उसको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि बहुत तेज़ी से उसकी माँग बढ़ेगी। देखिए, पिछले जो दिनों में आत्मनिर्भर भारत की अंदर बहुत सारे जिम्मेवारी सरकार ने लिया है, जिसके बारे में आदरणीय वित्त मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा किया है। उसमें से कई सारे ऐसे जिम्मेवारी है, एमएसएमई को लोन देना, उसकी बड़ा लाभ इस्पात उद्योग को मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर में कई सारे
सब्सिडी लिंकेज की बहुत बड़ी कदम उठाई गई है, उसमें इस्पात क्षेत्र को राहत मिलेगा। रोड सेक्टर में काफी सारे सहूलियत दिया गया है, कॉन्ट्रैक्टर्स की से लेके नई प्रोजेक्ट बनाने की तक, उसमें स्टील सेक्टर को राहत मिलेगी। एनआरईजीएस की इन्वेस्टमेंट में जो एसेट बनेंगे गांव में, वो घर बने या पुलिया बने, उसमें इस्पात सेक्टर को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे एक हाउसिंग, रूरल हाउसिंग और अर्बन हाउसिंग गरीबों के लिए बनेगा, उसमें बहुत बड़ा राहत इस्पात सेक्टर को मिलेगा। इसलिए इस्पात सेक्टर को इसी से ही स्टिमुलस होगा अगर डिमांड आएगी तो। मैं इसमें कोई दुमत नहीं है, आपने सही कहा। जब दुनिया में एक प्रकार से मंदी आई है, भारत उसमें से कहां अछूत रहेगी। भारत में भी एक मंदी अभी दिख रहा है, लेकिन डिमांड जनरेशन होना शुरू किया है, और इसकी इस प्रकार की भारत की इस प्रकार की स्थिति को सामने रखते हुए मैं तो हमारी भारत की इस्पात उद्योग को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने देश की एक्सपोर्ट बढ़ाया है। इन दिनों में विश्व की कई सारे इलाका में भारत ने जो नेट कभी इंपोर्टर होता था, आज भारत एक्सपोर्टर बन चुका है। पिछले 2 महीने में हमने सारे कंपनियां विश्व की अनेक सारे देशों को स्टील वहां की खपत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ग्लोबल चेन स्टील की, आयरन ओर की डिसरप्ट हो गई है, अव्यवस्थित हो गई है, उसी के फायदा भारत की स्टील उद्योग को थोड़ा बहुत मिला है। सभी ने एक्सपोर्ट बढ़ाया है। ये आगे कैसे बने रहेगा, भारत केवल रॉ स्टील ना भेजे, फिनिश गुड्स की भी कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भारत बने, इसी का नाम है आत्मनिर्भर भारत। उसी में भी सरकार की वाणिज्य विभाग, वैदेशिक विभाग और अर्थ विभाग और हमारी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग उसी काम पे लगा है। भारत में कैसे कैपिटल गुड्स बने, व्हाइट गुड्स बने, फिनिश प्रोडक्ट भारत की बाजार में जितना आवश्यकता हो वो सब यही बने, इसकी योजना हम बना रहे हैं। और कुछ कुछ नेटवर्क ढंग से राज्य सरकारों के साथ चर्चा भी हम लोग कर रहे हैं। उसके कारण भारत में कोई लाभ लेगा तो इस्पात उद्योग लाभ लेगा। एक अंतिम सवाल इसी संदर्भ में है कि 2017 में मंत्रालय ने एक पंचवर्षीय विजन तैयार किया था इस्पात जो है उद्योग को लेकर, तो इस विजन का कितना फायदा आपको पहुंचा है और कहां तक इस विजन को आप पूरा करने में सक्षम? देखिए, 2017 में नई स्टील पॉलिसी बनी थी, उसमें से 2-3 विषय प्रमुख रूप में उल्लेख किया गया था। भारत में आज के दिनों में 140 से 45 मिलियन मेट्रिक टन की स्टील उत्पादन की कैपेसिटी है। भारत की पर कैपिटा स्टील कंजम्पशन विश्व की तुलना में बहुत कम है। आने वाले दिनों में भारत की बाजार में ताकत बढ़ रही है, स्टील कंजम्पशन बढ़ेगी, हाउसिंग फॉर ऑल, हर घर में नल में जल, इस प्रकार की एम्बिशियस प्रोजेक्ट के कारण प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हम लोग जब जिम्मेवारी लिए, सिलेंडर एलपीजी कनेक्शन 13 करोड़ लोगों के घर में था, 14 करोड़ लोगों के घर तक पहुंची थी, यह बढ़ के आज 27 करोड़ पहुंची, यानी ज्यादा सिलेंडर लगा है। स्टील के कंजम्पशन धीरे धीरे भारत में बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए 300 मिलियन मेट्रिक टन की स्टील बने 2030 तक, इसी को 2017 स्टील पॉलिसी में लाया गया। नए स्टील प्लांट और पुराने स्टील प्लांट की कैपेसिटी बढ़ाना, यह हमारी प्रमुख एजेंडा है। उसी में भारत की स्टील उद्योगों को जितना मौका दिया जा सके, भारत सरकार उनके साथ खड़ा है। एक, स्टील उद्योगों के लिए लॉजिस्टिक कन्वीनियंस चाहिए, पोर्ट हो, रोड हो, रेलवे लाइन हो। भारत सरकार इन तीनों कामों को, सागरमाला हो या भारतमाला हो, रोड हो या जलपथ हो या पोर्ट फैसिलिटी हो, तेजी से इस प्रकार के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए खनिज संपदा, कारखाना, बाजार और विश्व की बाजार, ये चारों को कैसे सिमलेसली लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो पाए, इसकी चिंता कर रहे हैं। तीसरा एक प्रमुख काम उस पॉलिसी में था कि क्लस्टर डेवलपमेंट, देश की कई सारे इलाका में जिसकी जो कैपेसिटी है, उस क्लस्टर जो बने उसको और मजबूत करना। अभी भी आत्मनिर्भर भारत में क्लस्टराइजेशन एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी की विषय है, जो 2017 की पॉलिसी में भी हमने कहा था। ये सारे में स्टील इंडस्ट्री अपने कामों को तेजी से बढ़ा रहा है। मैंने जानबूझ के उज्ज्वला योजना का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एक बहुत ही बेहतरीन योजना है और इसकी सफलता का श्रेय आपको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है।
आपसे इस बातचीत के लिए आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।